प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद में हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में आमिर मतीन और रऊफ टासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की उड़ान जारी। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी फी लीटर 4 रुपए बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ एलएनजी की शॉर्टेज का बोझ अवाम की जेबों पर। नेपरा ने अक्टूबर के महीने के लिए बिजली टैरिफ में 4 रुपए का इजाफा कर लिया। बिलावल भुट्टो का महंगाई को लेकर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शेख रशीद अपनी कारकर्दगी पर बात करने की बजाय हर मौजू पर पेशगोइयां करने में सरगर्म। ईवीएम मामले पर ऑपोजिशन को चैलेंज कर दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना फंड से बड़े पैमाने पर मुबैना खुर्द-बुर्द के इंकशाफात ने इमरान खान हुकूमत की गवर्नेंस का पोल खोल दिया। 40 अरब रुपए से जायद की बेजाब्तगियों ने इमरान खान हुकूमत को बेनकाब कर दिया। क्या वजीर आजम इमरान खान अरबों रुपए की मुबैना करप्शन पर तहकीकात कराएंगे? गैर जानिबदारी की दावेदार कौमी एहतसाब ब्यूरो इस तमाम तर मामले पर खामोश क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, आर्मी मार्केट की जो सिचुएशन है, फिर जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, स्पेशली जो बिजली की सूरत हाल है, अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन है कि बढ़ रही है क्योंकि हुकूमत की जान से कहा जा रहा है कम, एंड देन ऑपोजिशन जिस तरह से अब उन्होंने पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है, दे हैव गॉट द पर्ल्स, जो रख दिया उन्होंने हाथ। सिचुएशन वाकई बड़ी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो जाहिर है बिजली का वो अक्टूबर के अंदर 4 रुपये टैरिफ बढ़ाया है, फिर आलमी उसमें मंडी के अंदर जो है थोड़ी सी तेल की कीमत नीचे आई है, मगर इन्होंने पहले कहा था कि उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे, तो ये उस तरह की कमी नहीं कर रहे। कंफ्यूजिंग बात ये है कि साथ में ये गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब गैस की क्योंकि शॉर्टेज बड़ी ज़्यादा है तो हम इनकरेज कर रहे हैं कि बिजली को इस्तेमाल किया जाए गीज़र के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, हीटिंग कूलिंग के लिए भी जो है ना बिजली को इस्तेमाल किया जाए। थोड़ा सा वहाँ से कम कर रहे हैं, तो ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मगर एक विशेष साइकिल है। विशेष साइकिल ये है कि ये जो तमाम महंगाई की जा रही है तेल की कीमत में, बिजली की कीमत में, पेट्रोलियम की उसमें कि 4 रुपये 30 रुपए तक लेवी लेके जानी है, 4 रुपये महीना बढ़ाते बढ़ाते जो है ये लार्जली एक तो ऑफकोर्स इंटरनेशनल प्राइसेस में, कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज है, पर हमारे यहाँ ज़्यादा वो जो कह रहे हैं IMF के साथ हमने जो मुआहिदा किया हुआ है जो कि करने जा रहे हैं अभी जनवरी में, इतनी लंबी शराइत की लिस्ट है, और कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में हम दर्जनों IMF के साथ मुआहिदे कर चुके हैं, मगर इतनी ज़्यादा सख्त शराइत के बेशर्मी की हद तक जो है हम कहने को एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, हमने घुटने टेक दिए। इतनी जालमाना, इतनी सख्त शराइत कहते हैं आज तक पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं मानी, और मानी इसलिए कि हम फंस गए हैं एक विशेष साइकिल में। विशेष साइकिल देखें बड़ा सोशल मीडिया में चल रहा था, मगर बड़ी मजेदार बात है कि एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब हम बिजली के जो है ना रेट्स बढ़ा रहे हैं, नहीं गैस की वजह से, साथ में कह रहे हैं कि पैकेज दे रहे हैं कि कम भी करें लोग ताकि गैस की बजाय बिजली इस्तेमाल करें। अब बिजली जब महंगी करेंगे, सस्ती करेंगे, तो क्या है कि आप ज़्यादा बनाए नहीं पड़ेगी, आपकी LNG तो है नहीं है, सर्दियों में पानी नहीं होता झीलों में, तो आप थर्मल ऑयल जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसकी प्राइसेस भी ऊपर आ गई हैं क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो थर्मल ऑयल जब ज़्यादा इस्तेमाल होगा सस्ती LNG के मुकाबले में, तो आपकी जो है गैस भी महंगी होगी, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा आपका, और इंपोर्ट बिल में डॉलर, एक तो डॉलर का रेट वैसे काबू नहीं आ रहा, ऊपर आपका जो ये रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे, और साथ आप में करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ट्रेड गैप जो है कि आपके पास आगे ही कमी है डॉलरों की, वो बढ़ जाएगा। उसके लिए उसको क्या फिल कैसे करना है कि जी वो कर्जे लेने हैं। जब कर्जे लेने हैं तो IMF के पास जाते हैं, IMF फिर कहता है कि बिजली के रेट बढ़ाओ। अब देखिए एक विशेष साइकिल है कि सारी, और फैसले कैसे हो रहे हैं कि वन ऑफ इधर का कर लेता है तो उधर का बढ़ जाता है, उधर का बढ़ते हैं, और गवर्नमेंट में वो कोहेजन या कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन वो वाला नहीं नजर आ रहा कि वो बड़ी पिक्चर दे के सारे मामला देखें। वो पीस मील हो रहा है टुकड़ों में, इधर का फैसला करते हैं तो तकड़ी इधर गिर जाती है, इधर के उसमें पल्ले में पलड़े में कुछ पैसा डालते हैं तो इधर प्रॉब्लम हो जाती है। सो आपको वो विजन, वो एक तो ऑफ कोर्स मुश्किल सूरत हाल है, मगर मुश्किल सूरत हालों में ही गवर्नमेंट का इम्तिहान होता है
जब आम आदमी को ये एहसास हो कि जनाब मुश्किल सूरत हाल में मगर बेस्ट जो हमारी गवर्नमेंट कर सकती थी ये कर रही है, अच्छे फैसला साजी हो रही है, पैसा नहीं कमाया जा रहा, तो लोग कुछ हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं। पूरी दुनिया में लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर उनके अपनी गवर्नमेंटों पे एतबार है, वो मानते हैं, ये तकलीफ में है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमें लगता है कि हमारी कंपाउंड जो बढ़ गई हैं मुसीबतें, उनकी नालायकी, इनकॉम्पिटेंस प्लस कॉम्प्लिसिटी, के हमें शक नहीं यकीन है कि ये पैसे यहाँ पे माफियाज बना रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर फैसला साज बना रहे हैं। और ये क्लासा साहब नहीं कह रहे होते, इन्होंने जो रिपोर्ट कराई है ऑयल की, खुद इन्वेस्टिगेशन FIA से कराई है, वो इनकी अपनी रिपोर्टें FIA की कह रही हैं कि जनाब ये पैसा बना रहे हैं, उसलिए ये तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। मगर क्या करें कि ये इशू बहुत ज़्यादा बड़ा है, मगर गवर्नमेंट की एक तो रौनक में कोई कमी नहीं आ रही, ज़रूर कि किसी को नहीं, हर तरफ ही रौनक है। एक गवर्नमेंट की रौनक हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन से भी पट्टा डाल रहे हैं कि जी हम आपको ना हमारी मर्जी के मुताबिक आप EVM इस्तेमाल करेंगे तो पैसे नहीं देंगे। आईनी इदारा है, उनकी जिम्मेदारी है, वो है। उसके बाद जी वो अदालतों के साथ भी फटे डाले हुए हैं उन्होंने, पार्लियामेंट के साथ अपोजिशन तो वो चलता ही है, मीडिया के साथ भी चलता रहता है, उनका है। और उनकी रौनक इसलिए है कि जो अपोजिशन है वो तितर बेहतर है। बिलावल साहब ने कहा है क्योंकि उनका पेशावर का जलसा बेहतर हुआ है, PDM का पेशावर का बिल्कुल जलसा बैठ गया है, और PDM तकरीबन टूट गई है कि ये 6 तारीख को उनके नून लीग के मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब के लिए बुरी खबरें आ रही हैं कि जो मौलाना फजल रहमान जो शराइत कह रहे हैं, जो सख्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं रिज़ाइन करो वरना ये पैक ऑफ करो। तो 6 तारीख को ये फैसला होना है। दूसरा, इनके मुकदमात की जो फाइनल डेटें हैं ये 2-4 दिन में आने वाली हैं, गालिबन 4 दिसंबर को पेशी है, तो वहाँ पता लग जाएगा कि इनके लिए मज़ीद वो जो गुंजाइश थी टाइम की अब कम होती जा रही है। इनको आर या पार अदालतों को ये फैसले करने पड़ेंगे। प्लस जो है अदालतों के पास इनकी जो अपनी ये जो कल का सा तफसील बना रहे थे कि बैक फायर कर गई हैं, ये ऑडियो वीडियो और जाली खबरें जो इन्होंने की थी वो सब बैक फायर कर गई हैं। सो इनकी तरफ से भी बुरी इसलिए हो रही है। और नून लीग के अंदर तो खास से लास्ट में कह दूँ कि ये जो बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं, ये तमाम जो खबरें साकिब निसार के हवाले से, या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब बुला लिया है कि जनाब आप ये बताएं ना, तो वो राना शमीम साहब तो मुकर गए हैं। अब यार राना शमीम साहब वो एफिडेविट देते हैं तो वो खुद फंसते हैं, वरना वो बेचारा हमारा साफी भाई और अखबार वाले फंसते हैं। सबसे ज़्यादा फंसती है नून लीग, और नून लीग से इंसान सोचता है कि यार इतने समझदार लोग हैं, इस तरह की बोंगियाँ, एक तो डेस्परेशन है, टाइम नहीं है, कोई भी नहीं है। दूसरा, फैसला साजी ज़्यादातर क्योंकि अब मरियम बीबी के हाथ में बहुत आ गई है, और उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि उनका अपोजिशन और बुरे हालात के बावजूद भी दरबार उनका वही है। ये इमरान खान साहब के दरबार की और उनके दरबार की एक फ़र्क है कि इनकी अब तो खैर साफ़ियों से नहीं मिलते, मर्ज़ी के कुछ लोगों से मिलते हैं। जब वो शुरू में मिलते थे, क्लास साहब जैसे कुछ लोगों को बुला लेते थे, उसमें हर किस्म के लोगों को बुलाते थे। और आपको नहीं बुलाते? नहीं, मुझे भी बुला लेते थे साथ में। मैं आपका ज़रा रूप ज़्यादा डाल रहा हूं। मगर उन तमाम मीटिंग्स की क्लास साहब सारे साफियों ने रिपोर्टिंग भी की, क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब आए, अच्छे थे कि बुरे थे। बल्कि इतना ज़्यादा वो हुआ कि उन्होंने कहा यार ये दुकान बंद करो, वो दुकान ही बंद होगी। मगर आज तक 30 साल में क्लास साहब जो मीटिंगों में बुलाए जाते हैं, नून लीग की, नवाज शरीफ साहब और मरियम मिर्ज़ी के भी वो दरबार है, मजाल है कोई बाहर बात निकले कि हमने क्या सवाल किए और उनके क्या जवाब थे। हालांकि ये जो लीक्ड उनकी ऑडियोज़ आ रही हैं जिसका वो इकरार भी कर रहे हैं, उससे नज़र आता है कि किस तरीके से उनकी रौनक इवन इन दीज बैड डेज, और कल को ताकत इख्तियार आ गया तो पता नहीं क्या शामत आएगी हमारी। मगर इसमें भी ये नज़र आ रहा है कि वो लीक नहीं आती, वो इसलिए फैसला साजी उस चमचों के दरबार से हो रही है, वो यस शेयर से हो रही है, वो जो है ना वो बिल्कुल इस तरह ही है कि वो वहाँ पे एक रॉयल्टी है। तो ये ओवरऑल मैंने सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की है कि अच्छी खबर, बुनियादी बात है, कहीं से भी नहीं आ रही। ये मसाइल हैं और ये लग रहा है कि ये मसाइल चलते जाएंगे।
बाकी आगे क्लास साहब स्माइल जब देते हैं तो मुझे होता है कि अब ये मेरे पे अटैक कर रहा है। अच्छा क्लास साहब, आमिर साहब ने जिस तरह से कहा कि एक तो ये आप मैं इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये जिक्र करना जरूरी है कि जो सबसे पॉश एरियाज इस्लामाबाद के वहाँ पर भी पूरा पूरा दिन आधा आधा दिन जो है वो बिजली जा रही है सर्दियों के मौसम में। अब अगर ये लोगों को शिफ्ट करना है गैस से बिजली के ऊपर तो बिजली दे भी तो सही, बिजली भी नहीं है और बिजली बनाने की भी सलाहियत नहीं है। ये तमाम स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज बना कौन रहा है और क्या वजीर आजम इस तमाम सूरत हाल को देख नहीं रहे, इस परफॉर्मेंस को गेज नहीं कर रहे? आई रिमेंबर जब उन्होंने ईयरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी थी मिनिस्टर्स की और मिनिस्ट्रीज की तो उन्होंने ये कहा था कि जो पावर सेक्टर है उसने मुझे सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया हुआ है। तो ये टफ टाइम लोगों के ऊपर क्यों आ रहा है? आमिर साहब ने ये जो आपने बातें की हैं, आमिर साहब इसको एनर्जी सेक्टर को बड़ा रिलीजियसली फॉलो भी करते हैं, स्टोरीज भी करते हैं और हुकूमत से कभी पुरुमीद भी हो जाते हैं, कभी मायूस भी हो जाते हैं, कभी उनको अगला इलेक्शन भी जितवा देते हैं, कभी कहते हैं नहीं ये नहीं जीत सकते। सो वो ये उनकी फील्ड है बताना जो आपने सवाल किया है। मैं थोड़ा सा किसी और उस पे आता हूँ। अच्छा। तो मैं तबले पे थोड़ी बड़ी संगत देता रहता हूँ, कवाल वाली थोड़ी सी कवाली पे जो थोड़ी आवाज़ लगानी होती है अपनी जगह, इनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है एनर्जी सेक्टर पे। मैं इस पे दो तीन इस पे चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। इन्होंने की ना IMF से रिलेटेड इश्यूज़ पे जो सऊदी अरेबिया ने किया है पाकिस्तान के साथ, लीव अलोन IMF तो चलो एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के हैं, मॉनेटरी फंड है, वट जो भी है, वो बिजनेसमैन है, उन्होंने तो बिजनेस करना है और जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी घटती जाएगी उतना फिर उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है ना। आप अगर आके अपना करवाएं ना, ये जो इंश्योरेंस करवाएं 20s में करवाएं, उसका कुछ और उसके बेनिफिट्स हैं और आपको उसका मिलता है। अगर आप आगे 60 में कराएं तो प्रीमियम बढ़ जाता है। ये तो बड़ा सीधा सा बात है कि जो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती जाएगी तो IMF भी आपको शरायत रखेगा, वर्ल्ड बैंक भी रखेगा, सारी चीजें करेंगे, वो चीजें करेंगे। सो उनकी तो मुझे तो कोई मसला नहीं है कि उस पे होप्स नहीं है उनसे कोई, मतलब होनी भी नहीं चाहिए ना। वो बिजनेसमैन है, कोई हमारे कोई वो थोड़े लगते हैं रिश्तेदार जैसे कहते हैं कोई कि फलां हमारा वो तो नहीं लगता। ये सऊदी अरेबिया को हम साफ ज़ाहिर बड़ा वो समझते हैं। पाकिस्तान में एक मतलब वहाँ पे आपको पता है हमारा क्या रिलेशनशिप है उनके साथ, और उस पे वो एक रह गया था मुल्क जिसके साथ कुछ ना कुछ या मिल जाता था, मुफ्त में तेल दे दो, कोई ज़कात दे दो, खजूरें दे दो, कोई आते जाते कोई थोड़ी सी कोई और कोई जो भी आप बख्शीश दे दो, कोई बहुत बड़ा मतलब घड़ियाँ दे दो, ब्रेसलेट दे दो, नेकलेसेस दे दो, गोल्ड दे दो, डायमंड दे दो। ये पाकिस्तानी हुक्मरानियों को बड़े इन्होंने माल बनाया हमारे हुक्मरानों ने, इसलिए तो तोशा खानों को बंद किया हो ना, वो खोलने नहीं दे रहे ना। कि पिछले अगर उसमें निकालें पिछले उसके नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब का दौर, आमिर साहब कहते होते कानों से धुआं निकल जाए, ये वाकई धुआं निकलेगा कि सऊदीज ने इतना इनको दिया है हमारे हुक्मरानों को। जो किया है इसमें, जो वजीर आजम था इमरान खान साहब ने शायद क्योंकि पहली दफा वो बने थे तो इनको कोई इतना ज्यादा दे गया कि आंखें इनकी वो हो गई, खीरा हो गई हैं कि ये बताने को तैयार नहीं कि मुझे क्या मिला है। वो नजर ना लग जाए ना। हम देहाती लोग इस पर भी बिलीव रखते हैं कि चीजों को बताना नहीं चाहिए, कि अपने आप को शो नहीं करना चाहिए, अपनी घड़ी ना दिखाएं, फोन ना दिखाएं, फला ना करें, नजर लग जाएगी। जो बातें ठीक भी होती हैं बाज़ दफा लोगों को अपने उस पर होते हैं। तो इमरान खान साहब ने सारा कुछ उसको वो किया हुआ, लपेटा हुआ, बताना किसी को नहीं है। वो बात अदालत तक पहुंच चुकी है, वहां पे केस भी हो रहे हैं, लेकिन खान साहब नहीं बताएंगे सऊदी अरेबिया से मुझे और बेगम साहिबा को क्या कुछ मिला है। वो कहते हैं नेशनल सीक्रेट है। अब सऊदी ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की कमजोरी जानते हैं, मतलब ग्रीड जो है, मतलब इंसानी मिजाज है ना, मतलब अब क्या कहें उसका, वो एक आपके अंदर एक उसमें आ जाती ग्रीड जो है, इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई। सो सऊदीज जो है एक मुल्क था जिसके साथ हमारी एक बड़ी अफिलिएशन थी, जो यहाँ पे इन्होंने उनके साथ पॉलिसीज रखी, जो कोई उनकी शराइत देखें वो ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है, या IMF की शराइत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। उन्होंने भी आपको कमर्शियल कर्जा दिया है, मतलब 3+ वो कमर्शियल कर्जा है, इतना IMF का नहीं होगा, मुझे नहीं पता कितना, बट इट शुड बी बिटवीन 2 and 3 इतने होते हैं IMF का। इतना ज्यादा महंगा मेरा ख्याल वो कर्जे नहीं होते उस पर। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, करेक्ट कर सकते कोई, मुझे इसका नहीं पता। उन्होंने जो शराइत रखी है, प्लस उन्होंने कहा जी 28 आवर्स में या आपको अब 40 आवर्स में इतने में हम नोटिस देंगे, आपको देना पड़ेगा। खैर कोई बंदा कह रहा था, मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा अब ये बिल्कुल आपकी SOPs होती हैं जब आप साइन करते हैं ना किसी लोन पे, तो इस तरह की शरायत बैंक लिखता हो। मैं कि भाई हम किसी उसके साथ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ डील नहीं कर रहे, एक फ्रेंडली ब्रदरली कंट्री के साथ डील कर रहे हैं जिसके साथ आप हमेशा से खड़े हुए हैं। बात अब अगर यहां तक पहुंच गई, जो आमिर भाई ने बात की बड़ी अहम, एतबार को नहीं करता। और भाई बाकी दुनिया को छोड़े, सऊदी जब आप पे एतबार नहीं करते। मैं बहरीन का देख रहा था, वो उसमें चल रहा था, हजारों नौजवान, मैं तो देख के डर गया हूं। मैं आप तो नौजवानों के उस पर वोट लेकर आए थे कि हमने नौजवान यूथ पॉलिसीज देनी है, हमने आगे पता नहीं, और हर तकरीर में कहते 60% आपका यूथ है। वो जरा वीडियो तो चलाए राना साहब अगर मिल जाए, कि जो बहरीन के नाम पे कोई कहते हैं पता नहीं फेक रिक्रूटमेंट हो रही थी, कोई कहते हैं जैली इश्तिहार था, कोई कहते हैं असली इश्तिहार था। ये नहीं पता असली है जैली, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता। हजारों की तादाद में नौजवान आपके लाइन में लगे हुए थे
कि हमें बहरीन की शायद फोर्सेस में हमें वो मिल जाए, वो देखने वाले बंदे का देख के वो होता है कि इस मुल्क में इतनी बेरोजगारी फिर गई है। आप अपने उससे रोमांस से क्रिसमस 1992 के वर्ल्ड कप से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आपको ये लोग नजर ही नहीं आते, आपको ये महंगाई नजर नहीं आती। मतलब वो ये फरमा रहे हैं जो आमिर ने बात की, वो कहते हैं जी कि 2 महीने बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे, पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। आपने जो रातों रात 10 रुपए पिछली दफा पेट्रोल बढ़ाया है एक रात में, आपने तो उनको इतना अरबों रुपए का बिजनेस दिया है इनको। ये जो थे आपके पेट्रोल पंप वाले एल मार्केटिंग कंपनी, वो सपोजली 100 रुपए पे वो लेकर आए, मैं वैसे कह रहा हूं इस पे उनको 100 रुपए कास्ट पड़ी, वो बेच रहे थे। आपने उनके पेट्रोल को ओवरनाइट 10 रुपए उनको ज्यादा दे दिया। उन्होंने तो आगे पुरानी कीमत पे उन्होंने वो खरीद किया था ना। अब ये कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकी बदमाशी और हुकूमत हमारी उनके साथ मिली हुई है। जब रेट ऊपर जाता है यकदम रातों रात अरबों रुपए कमा लेते हैं। जब रेट नीचे आने को तैयार है तो हमें ये गोली दी जा रही है कि 2 महीने बाद, क्योंकि पहले ऑयल सप्लाईज आ चुके हैं, नया पेट्रोल खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे, फिर हम कीमतें कम करेंगे। तो फिर आपने उनका जो पहले पुरानी कीमतों पे उनका खरीदा हुआ पेट्रोल है, डीजल, उसको क्यों आपने रेट बढ़ा दिया? वो भी तो 2-2, 3-3 महीने पहले के होंगे ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनी अगर मंगवाए हैं, पेट्रोल पंप वगैरह ने किए हैं। सो सारी हुकूमतें हो ये चुका है बदकिस्मती से कि 70s के डेकेड तक अच्छे थे, बुरे थे, सियासतदान आते थे, मतलब प्योर पॉलिटिकल लोग आते थे। अब ये 85 के इलेक्शन के बाद जनरल जिया साहब ने अर्बन एलीट को अंदर लेके आए ना, कि उन्होंने भुट्टो साहब का पीपल्स पार्टी का दम तोड़ना है। उन्होंने कहा पढ़े लिखे, टाई शाई लगाए, अंग्रेजी ठीक बोलते, शहर के वो आके कानों पे उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए। एक आएगी एलीट मर्केंटाइल ताजिर क्लास आएगी, बिजनेसमैन आएगा, सनतकार आएगा, इनको असेंबली में भेजिए। जहन अनपढ़ देहाती मेरी तरह जिनकी उर्दू भी ठीक बोलने नहीं आती, ये आते हैं और गुंडे हैं, बदमाश हैं, फलान है, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देते, इनको फारिग करो। 1985 के बाद जो आपने लाट भेजी है ना, उसमें ऑयल माफिया भी हैं, उसमें आपके सारे के सारे आप कोई बिजनेस देख लें कि इनकी ऑयल कंपनीज अपनी है, इनके ट्रैवल एजेंट्स इनकी अपनी है। इसके बाद इनके किसी दिन आप वो मैं आपको दिखाऊं ना बिजनेस है कौन सा, इनकी शुगर मिलें अपनी है, इनकी यहाँ पे आप उसके बाद देखें एक इनकी फैक्ट्रीज अपनी है, बैंकों से लोन लिए इन्होंने, राइट ऑफ करवाए, सारे के सारे। इस वक्त कोई सेक्टर बताएं, एक आपकी कैबिनेट में बैठे हुए शुगर मिलों के मालिक हैं, इन लोगों को समझ आ गया, ताजरों को पैसा लगाओ, इनकी पार्टी को दो, टिकटें खरीदो, इनको आकर डोनेशन दो, फंड दो, और पावर में पहुंच कर अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनवा ले। सारी पॉलिसी तो वो बनवा रहे हैं। ये शौकत तरीन साहब कौन है? बिजनेसमैन है ना। इनके आगे इनका देखा, अब इसके विश्व से इनका सर्कल देखें। ये ओमनी ग्रुप का इतना बड़ा स्कैंडल आया था उसका, अनवर मजीद का, अरब 40 बिलियन रुपीज का फेक अकाउंट जो वो उनको ऑपरेट कर रहे थे आगे से, वो आसिफ अली जरदारी साहब को फ्रंट मैन है, उनके रिश्तेदार हैं, इनके बच्चों की शादियां हुई हैं, इसके शौकत तरीन साहब की और उसके अनवर मजीद की। एक तरफ इमरान खान साहब रोज उस वक्त आपको याद तो कहते सोशल बैकाट करें, इनका तकरीर में निकाल के सुना दूंगा, एक करप्ट एलीट का सोशल बैकाट करें। दूसरी तरफ जो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, रिश्तेदार हैं, कैप्चर एलीट हुआ है, वो आके कैबिनेट में बैठे हुए हैं। सो सारे बिजनेसमैन। अब एक और यहाँ नया इसमें ट्रेंड आके ठेकेदार आ गए हैं। वो काजी सईद मुझे हमेशा हमारे दोस्त के ठेकेदार फ्रेंडली हुकूमतें, इसमें बिल्डर्स आ गए हैं, इसमें ठेकेदार आ गए, एल माफिया आ गया है, बड़ा बड़ा पैसा है, इनको लगाएं, डोनेशन दें, माल बनाएं, खाली करें, और पैसा कहां से रिकवर करना है? इन्हीं से। पेट्रोल की कीमतें आज मैं पढ़ रहा था, आखिरी लास्ट बात इसकी सुन रहा था कि हमारा जो है ना FBR का वो टैक्स कलेक्शन इतनी बढ़ गई है। अभी मुझे बिठा दे, मैं आपने तो 400 अरब इकट्ठे किए ना, 460-70, मैं आपको 600 अरब में आपको आके 1 महीने में इकट्ठा कर दूंगा। कैसे? आप इसकी पेट्रोल की कीमत 140-160 कर दें। आप तो इस तरह करेंगे तो टैक्स आपकी कलेक्शन तो बढ़ेगी। आप बिजली की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, गैस की कीमतें, और फिर हमसे दाद मांगते हैं कि हमने टैक्स कलेक्शन बेहतर कर दिया। ठीक है क्लास, अब इसमें मजीद भी बात होने की जरूरत है, और खास तौर पे ऑपोजिशन किस तरह से इन तमाम इश्यूज को लेकर चल रही है। आमिर साहब ने तो उस पर कॉमेंट किया, लेकिन मजीद बात होने की जरूरत है। जिस तरह से PDM की एक शेप नजर आ रही है, और फिर इस तरह से बिखरी हुई स्कैटर्ड ऑपोजिशन किस तरह इन अवामी मसाइल की जंग लड़ सकेगी। एहतजाज की कॉल दी गई है ऑपोजिशन की जानिब से, क्या होगा उस कॉल का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, आपका मुझे कुछ मूड लग रहा था ब्रेक में कि मद्दे मुकाबले हो जाए, जो क्लास साहब ने बातें की थोड़े से। क्लास साहब किसी खातून ने किसी के मतलब ये कहा था
कि अल्लाह बख्शे मैंने बड़ी अच्छी बातें सुनी अपनी मरहूम सास के मुतालिक, मरीन साहब ने मुझे उनकी कभी कमी महसूस नहीं होने दी। देखिए, मैं कौम को बता देता हूँ, एतराफ़ कर लेता हूँ, मेरी बेगम साहिबा ने मेरे बारे में कहा था, इनको कहा था, लिहाजा ये हमें मेहरबानी शादी से पहले वो बहुत हो गई थी तो मुझे मौका नहीं मिला, मगर इन्होंने कमी नहीं महसूस। ये मेरी बेगम साहिबा के मेरे बारे में राय है और इनके साथ इन्होंने शेयर की है। तो इन्होंने गलत जगह पे शेयर कर रहे हैं। सेशन में ना एक बड़ा तीर मारा जुमला, इन्होंने कहा कि आमिर साहब कई दफा कह देते हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट अगला इलेक्शन भी जीतेगी, और आजकल ये बातें कर रहे हैं कि जनाब ये अभी आज की गई तो कल गई चली बातें। तो बिल्कुल मैंने कुछ महीने पहले ये कहा था कि मुझे लगता है कि ये जो पीडीएम की जब बिल्कुल ज़वाल पजीर थी कि ये अगला इलेक्शन भी लगता है जीत जाएंगे, और उस वक्त वाकई मुझे सियासत यही है ना, यूं जाती है, और पाकिस्तान की सियासत तो यूं ही है कि उस वक्त क्या, ज़रा मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये इनका ये जो क्रिएटेड प्रॉब्लम है अभी भी डुएबल है, उस वक्त भी डुएबल था, ये इन्होंने क्रिएट किया है। ये चंद महीने पहले की बात है कि जब ये लगा था कि बिल्कुल डाउन पीडीएम जा चुकी थी, जैसे उनके फेल हो चुके थे, आपस में लड़ाइयाँ हो चुकी थी, और इन्होंने सडनली एक चेंज इमरान खान ने ऊपर नीचे 2-3 तब्दीलियाँ की। एक तो कि जो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिल ही एनर्जी है, ये बिजली गैस सबसे बड़े मसले हैं, और वही सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्ट बिल खर्चा है। तो वो एनर्जी की टीम चेंज की, इन्होंने सेक्रेटरी भी बदल दिया, मिनिस्टर भी बदल दिया, तो मैंने कहा शायद इससे तब्दीली आ जाए। और दूसरा इन्होंने जो है ना फिनेंस की, जब ये शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने कहा जी IMF से भी रीनेगोशिएशन मैं बिल्कुल कर लूँगा, और साथ उन्होंने जो फलसफा दिया कि SMEs जो छोटे और दरमियाने लाए गए हैं, बैंकों को ज़बरदस्ती किया जाएगा, इनको कर्जा दिया जाए, और किसानों को ये पैकेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये बड़ी कोर्स करेक्शन हो रही है, अगर किसान इनसे खुश हो जाए और ये आम आदमी को कर्जा इतना मिल जाए, और ये ग्रोथ ओरिएंटेड जा रहे हैं, IMF भी मान जाएगा। जब उन्होंने जो था कॉन्फिडेंटली कहा कि रीनेगोशिएट हो जाएगा, मैं कर लूंगा, तो मैंने कहा इनके तो मसले हो जाए, आम आदमी क्यों नहीं इनसे खुश होगा, वो टूटी रही है और ये बन रही है, और वो सब डुएबल लगता था। मगर मैं एक मिनट मुझे इजाजत दे दें, नहीं मेरा नुक्ता फिर आप खुद एक इंग्लिश का बड़ा खूबसूरत एक कोट करते होते हैं कि होप इज गुड, आगे क्या कहते होते हैं आप खुद बताएं। कौन सुने ना क्या कहते होते हैं कि होप, इंग्लिश का मेरा ख्याल कोई है मुहावरा इस तरह कि होप इज गुड, उस पे खुदा पे यकीन रखना या उनकी चीजों पे वो बड़ा अच्छा है। इट्स वेरी गुड टू वेरीफाई, मैं यही कहलवाना चाहता हूं। मैंने वेरीफाई जो है उस वक्त के हालात पे, और उसके बाद इन्होंने ये क्राइसिस इंटरनेशनल छोड़ दें, कमोडिटी का सब क्रैश क्रिएट किया क्या कि जब एकदम हमाद अजहर साहब ने ये प्रॉब्लम क्यों कहां से हुई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था जब आपने LNG जो है नहीं मंगवाई, कैंसिल हो गए, तो आपको $2-3 बिलियन का वहीं पे मार पड़ गई। उसकी वजह से आपकी बिजली और गैस का ये बहरान चल रहा है, वहां से होता जो है ना ये बढ़ गया, डॉलर वो हो गया, और वही शौकत तरीन साहब भी घुटे रहे, वो भी रिवर्स मार गए, और वो पैकेजेस के लिए पैसे ही नहीं है। अभी क्राइसिस में हम आ गए हैं, तो इसलिए है, और क्राइसिस का ये इस वक्त हाल ये है कि मैं समझता हूँ, वो कहते हैं ना इस वक्त डायनामाइट के ऊपर ये बैठे हुए हैं, वो टिंडर बॉक्स होता है, एक माचिस की तीली लगाए ना तो ये फटने वाला है। और ये भी आप जो जिक्र कर रहे थे बहरीन की नौकरियों का, ये प्रोड्यूसर साहब जरा ये दिखाइएगा, ये बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि ये गालबन बहरीन के अंदर कोई नौकरियां निकली थी, ये बेरोजगारी का और लोगों की बेबसी और नौकरियों का ये हाल है, ये लावा है जो फटने जा रहा है। और लोगों को जब बिजली, गैस, महंगी पेट्रोल मिले, और मिले भी ना, डबल बिल होंगे, तो लोग ये फटने के लिए तैयार हैं। और इस गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है बाहर से नौकरियां नहीं लेने आना था पाकिस्तान में, ये मिसाल है, ये ना शुक्र है, ये मिसाल है इमरान खान साहब और मैन मेड इनके अपने क्रिएट क्राइसिस की ये जो खबर, लोगों ने इसको ज्यादा गौर से नहीं पढ़ा, फिगर्स पे गौर कर दिया, शुमारियात पे, कि जो ऑडिट रिपोर्ट आई है कोविड के हवाले से कि 330 जो है 354 रुपए के तो कागजात दिए। अच्छा, ये जो है ये एक्चुअली रिपोर्ट अक्कासी करती है कि इनकी स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, इनकी गवर्नेंस,
इनकी नालायकी और करप्शन किस लेवल की हो रही है, इसके फिगर्स पे ना जाइएगा, इसकी इंसानी पहलू पे जाइएगा कि कोविड वो एक क्राइसिस आया हुआ है, लोग मर रहे हैं लोग, और उस मरने के पहले पीछे रोज हमें मदीना की रियासत का लेक्चर देते हैं। कंपैशन की प्राइम मिनिस्टर बड़ी बात कर रहे थे, ये लोगों की उस सितम ज़रीफ़ी और वो बुरे हालात को कैश किया गया और पैसे बनाए गए, और जिस तरीके से बनाए गए हैं उसकी तफसीलात जो है ना, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है, ये इनकी अक्कासी करती है इनकी मिस गवर्नेंस की। सो इसके फिगर पे ना जाए, मगर मैं फिगर चंद सिर्फ बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो ऑडिट सबसे पहली बात है कि इन्होंने नहीं दी। IMF ने कंडीशन लगाई थी 5 शराइत में से कि आप हमें जो आपने दुनिया भर से पैसा लिया है इसके नाम पे, पहले वो बताएं, आपको $1 बिलियन तब देंगे, पहले ये हमें रिपोर्ट दे। तो ये पहले तो है कि वॉलंटरी नहीं दिया गया, IMF के कहने पे ये रिपोर्ट दी गई। और इसके अंदर खौफनाक चीज़ें जो हैं कि क्या कुछ नहीं है कि इसके अंदर जाली प्रोक्योरमेंट खरीदी की, जाली फेक खरीदी नहीं गई, और उसके बाद जनाब पैसे बनाए गए, इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर है। फिर इसके अंदर फेक बायोमेट्रिक्स, उंगलियां के जाली अंगूठे, ये जो कहते थे नाजरा का परफेक्ट सिस्टम हो गया है, फेक बायोमेट्रिक वो की गई। फिर उसके बाद घी खरीदा गया साहब यूटिलिटी स्टोर को, कि लोग मुश्किल में हैं तो लोगों को ना जरा यूटिलिटी स्टोर का सस्ता तेल दिया जाए। नाकिस जानवरों के खाने के मुतालिक वो कहते हैं जो सर्टिफिकेट होता है वो तेल नहीं था, जो यूटिलिटी स्टोर्स पे बगैर सर्टिफिकेट्स के दिया गया और वो बांटा गया, और ये लोग जो मर रहे होते हैं वो समझ रहे कोविड से नहीं मर रहे थे, आधे से ज़्यादा लोग वो गंदे तेल से, ये गवर्नमेंट के अपने स्टोर्स पे ये बिका। सो इसका इंसानी पहलू मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। हस्पताल के नाम पे साहब चीन ने इनको दिया 240 के 50 बेड के अस्पताल का पैसा, $4 मिलियन। ये वो उस अस्पताल की कोई जगह नहीं नजर आ रही क्या है। वेंटिलेटर्स पे पैसे बनाए गए, अस्पतालों पे पैसे बनाए गए। उसके बाद एक पूरी तफसीलात है कि खैरात के पैसे में से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है बैतुल माल ज़कात के पैसों में से बनाए गए। तो ये जो मर्दाने, मेरी दरख्वास्त ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से, मैं लास्टली कह दूं कि ये खुदा के लिए ये लेक्चर आप हमें ना दें, मदीना की रियासत को बदनाम ना करें, कि जब ये आपकी रिपोर्ट कार्ड हो कि खैरात के नाम पे, ज़कात के नाम पे और बीमारी के नाम पे आपकी पूरी टीम, इसके अंदर आपकी डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपकी सारी मिनिस्ट्रियां हैं जिन्होंने ये पैसे बनाए। सो मैं इसके फिगर्स पे नहीं जा रहा, मैसिव फिगर्स हैं, मगर इसकी नीयत पे और इसकी उस पे ये हाल है। क्लास साहब इसके ऊपर कमेंट बहुत ज़रूरी है। आमिर साहब, जो डेली वेजेस पे जो लोग कमाते हैं उनको 200 अरब देने थे, उस पे से 16 अरब सिर्फ दिए गए, तो ये बड़े फिगर्स हैं और उनके ऊपर बात होनी चाहिए। ब्रेक के बाद मजीद इसको कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही थी, कोरोना फंड्स की जो ऑडिट रिपोर्ट कराई गई, और जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि कोई वॉलंटरली नहीं कराई गई बल्कि कहा गया IMF की जानिब से। क्लास साहब, एक तो इसकी जो फिगर्स हैं वो बहुत अलार्मिंग है, और इसके ऊपर हुकूमत अगर चुप रहेगी तो ये उससे ज्यादा अलार्मिंग है। और दूसरा, हमने जो नौकरियों की फुटेज देखी थी, प्लीज उसके ऊपर भी कॉमेंट कीजिएगा। खुदकुशियां भी कर रहे हैं नौजवान, वेरी डेवास्टेटिंग। IMF के उस पर IMF की बात चीजें ना, उनकी शरायत अपनी जगह पे हम सारे फेस कर रहे हैं, लेकिन बात चीजें अच्छी भी हैं जो हुकूमतें ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं होने देती, वो उनकी वजह से होती है, इंटरवेंशन होती है। मैं 2-3 बातें बताता हूँ। मैं एक मुझे याद है जब यहाँ पे ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती थी, जहाँ पे इन्हीं के ब्यूरोक्रेसी के, सिविल मिलिट्री हो, पॉलिटिशियंस हो, इनके एक्स कमीशन की रिपोर्ट्स आती थी, इन्होंने इसको तमाम सियासतदानों ने, जमहूरी हैं जिनका काम है ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, इन्होंने बैन किया हुआ था। खुफिया इन कैमरा मीटिंग्स होती थी, मीडिया को अलाउ नहीं होता था। बहुत बड़ी खबर बनती थी अगर किसी को छोटी मोटी पता चल जाती थी, और फिर उस पर इंक्वायरीज हो जाती थी कि किसने बता दिया कि फलां महकमे में इतने इतने इन्होंने वो किया है। ये वर्ल्ड बैंक की उनके लोन की एक शर्त थी, जब जनाब मुशर्रफ साहब है उनसे पहले, उन्होंने कहा लोन देंगे लेकिन पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ना ओपन करें टू द मीडिया,
ये ट्रांसपेरेंसी दिखाएं आपकी ये सारी। उन्होंने आके इनको हमें वहां बिठवाना शुरू किया जिससे चीजें रिपोर्ट या लोगों को पता चला अच्छा ये कुछ भी होता है, ये उनकी शरायत थी। अच्छा प्लस उन्होंने आर्डर, मुझे याद है सोशल एक्शन ये प्लान था, इनको राना साहब को याद होगा जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है ना, अगेन ये राना अशरफ साहब, इनको याद होगा, इन्होंने प्लानिंग डिवीजन में शुरू कराया था। ये उसकी आर्डर रिपोर्ट लेके बैठ गए। वो वर्ल्ड बैंक ने कहा जी कि हमने $250 मिलियन हमने दिया है, रिपोर्टें छपी हैं, चीजें क्यों आप छुपा रहे हैं, इनको आगे पब्लिक करें, लोगों को पता चलना चाहिए। सेम अभी आमिर साहब बता रहे हैं कि जनाब उनका दबाव आया है कि ये बताएं कि आपको जो पैसे मिले आपने खर्च कहाँ पे किए हैं, ये तो छुपा लेंगे। इन्होंने एक बना अपने बारे में तो नहीं पता। एक और इन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज दी IMF ने, इन्होंने कहा कि जनाब ये जो पैसा आपके पास है जो आता है आप प्राइवेट बैंक्स में रखा रहे हैं, जरा बदमाशी देखें और इस मुल्क की बदकिस्मती देखें। हर दफा एक बैंकर को ले आते हैं कि मुल्क की मैशत ठीक हो, बैंकर का काम है, मेरे अपने भाई रहे हैं, मेरी फैमिली में यहाँ लोग हैं, अगर नो डिसरिस्पेक्ट टू एवरीवन, उनका मिजाज है, उनका काम है, उनका जॉब है कि भाई साहब आपने यहाँ पे आके जो काम डिपॉजिट करना है प्रॉफिट करना है। इन्होंने क्या किया, हर दफा बैंकर को लेके आते हैं। बैंक वाले क्या कर रहे हैं, ये पिछले आपकी इकॉनमी जिसकी वजह से वो हुई है, स्लो हुई है सबसे ज्यादा, कि ये पैसा प्राइवेट बैंकों का, हुकूमत का पैसा है, किसी का पेंशन का पैसा है, किसी का बजट का पैसा है, इन्होंने प्राइवेट बैंक्स में रखा दिया पैसा सारा, नेशनल बैंक में नहीं रखा या स्टेट बैंक के कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रखते। अब ये क्या करते हैं, ये जो आपके लोकल बैंक है उनको 3-4% 5% पे वो रख लेते हैं उनको फिक्स्ड। इसी हुकूमत को जब बोरोइंग की जरूरत पड़ती है ना कि अब हमें पैसा चाहिए डोमेस्टिक, जिस पर IMF ने एक्शन करवाया है, ये इनको हुकूमत को 13-15% पे देते हैं। और अगर कमर्शियल है और वो ज्यादा महंगा अर्जेंट है, शॉर्ट टर्म है, अगर आपको वो 30% तक लेते हैं। IMF ने ये कहा कि ये कोई पागल है कि ये क्या कर रहे हैं आप, कि आपका पैसा है आप स्टेट बैंक में रखने की बजाय, अपने नेशनल बैंक में रखने की बजाय आप प्राइवेट बैंकों को देते हैं, 3-4% वो आपको प्रॉफिट देते हैं, उल्टा आप उन्हीं से 15-20% पे फिर बारो करके आप तो सबसे बड़ा बिजनेस दे रहे हैं उनको। मतलब आप जरा गौर करें इस पे कि ये कितनी बड़ी आप डाका। उन्होंने क्या काम किया बैंक्स ने आगे से, इनके प्रॉफिट देखें, मेरे को 80 अरब 84 अरब क्राइसिस में, रीजन क्या थी इनका, बैंक का 25-25 30-30 अरब रुपए है टोटल में, 100 पिछले साल 100 अरब था, इस दफा उससे भी ज्यादा है। अब इनसे पूछा जाए भाई साहब ये किस तरह की ये चीज है, ये IMF ने करवाया, उन्होंने कहा बंद करें ये दुकानदारी कि आप तो इसका, और ये हमारे भले में करवाया, मैं फिर कह रहा हूं। उन्होंने कहा इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो बैंकर है, बैंक है, वो आपको मुझे आमिर को क्यों कर्जा दे भाई, आपके पीछे लगे जी कि रऊफ ने 2 करोड़ का ले लिया, आमिर ने 4 करोड़ का, तो छोटे चलो भाई कोई 1-2 अरब की पार्टीज भी होंगी। उन्होंने कहा एक ही दफा जब बिलियंस ऑफ रुपीज हुकूमत हमसे लेती है, हमारा तो क्लाइंट ही हुकूमत है और पैसा भी हुकूमत का ले रहे हैं, उनको 4% दे के वापस उनको 30% या आप उसमें 15-13% दे रहे हैं। उसका नुकसान ये हुआ इन बैंक्स ने मार्केट में जो समाल आपके इंडस्ट्रियलिस्ट था, जो कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, जिसको किसान को कहते हैं, या वो एक आप कैसे पोटेंशियल जो आपके वो थे, आपके बिजनेस कर सकते थे, नौजवान थे, उनको उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। आराम से जब घर बैठे आपके पास अरबों रुपए आ रहे हैं, तो आपको क्या पड़ी है कि आप जाएं एक बंदे को दें और फिर उनसे लोन रिकवर करें। सो ये भी IMF ने करवाया, जो अभी अगर मुझे नहीं पता कि इन्होंने उस पर इंप्लीमेंटेशन किया या नहीं किया। लास्टली मैं कहूं, आमिर साहब ने भी बताया ना कि वो जेली अंगूठों से, सर ये करैक्टर जो होता है ना, मुझे फिर याद बात है, कौम नाराज हो जाएगी लेकिन मैं कह देता हूं क्योंकि पढ़ी हुई एक चीज है कि कैद आजम साहब पे ना इन पे बुक छपी थी 1977 में, अय्यर रहमान साहब ने और उसके साथ गनी साहब थे, उन्होंने एडिट किया था इसको। उसमें था कैद आजम एज ए लेजिस्लेचर के तौर पर, वो बड़ी खूबसूरत किताब है और मेरा ख्याल है संग मील पब्लिकेशन जो है ना, अफजाल साहब ने छापी, मेरे पास 77 की कॉपी थी, पुरानी किताबों से खरीदी थी, लेकिन मेरे को संग मील वालों ने छापी, अफजाल साहब ने, बड़ी अच्छी छपी, वो लोगों को पढ़नी चाहिए। उसमें एक अंग्रेज ने कहा था और कैद आजम साहब ने मोशन पेश की थी कि जनाब के हिंदुस्तानियों को यहाँ पे आप उसमें नहीं आने देते, ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर नहीं लगाते, कमिश्नर नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगाते। उन्होंने एक लॉर्ड को कोट किया था, उसने कहा जनाब के हिंदुस्तानियों पे, ओवरऑल उस वक्त हम भी साथ थे, ये नलायक हैं, ये निकम्मे हैं, ये ट्रस्ट वर्दी भी नहीं है, इन्होंने अपनी सल्तनत डबो दी है। अगर आपने हिंदुस्तानियों को यहाँ पे इंग्लिश सरकार के ओहदे दिए, ये हमारी भी सल्तनत डबोएंगे, इनको ना दें। ये ऑडिट रिपोर्ट उसकी क्लासिक आपकी एग्जांपल है कि कैसे आप लोगों ने वो जो जिम्मेदारी थी ना कि लोग मार रहे थे, उनको चाहिए थे, वो लुटा के कर ले। सो अंग्रेज गोरा मुझे याद आया जिसने हमारे बारे में ये कमेंट्स किए थे। ठीक है सर, इन्हीं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।